जय हिंद दोस्तों। हाँ हाँ, अरे भाई स्वागत है आप लोग का हमारे क्रांति न्यूज़ चैनल में। मैं कौशल कुमार। हाँ भाई जल्दी आओ। रोहन, आकाश, ठीक है चलो कुछ देख के लिए ही थोड़ा प्यार किया जाए, झूठा ही सही। तो चलिए आज हम लोग समझने वाले थे क्या, सल्तनत पीरियड के बारे में, सल्तनत काल के बारे में। ठीक है, तो मैं मान कर ये चलता हूँ ना कि थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को होगी। ठीक है, तो हाँ अब बगलिया में बैठा तुम्हारे दोस्तों को थोड़ी जानकारी है, पहली बार किताब देख रहे हैं। तो एक बात करते हैं, काम करते हैं क्या कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको अगर पता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपका अभी मेमोराइज हो जाएगा और बाकी चीज़, और उसको भी थोड़ा सा समझने का मौका मिल जाएगा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना कोई देर के हुए। देखिए द सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल की जब बात चलती है ना तो उसके थोड़ा सा प्लेबैक में जाते हैं। प्लेबैक में हमको ये देखने को मिलता है कि 1191, 92, 93 की बात है। देखिए मोहम्मद गौरी, अब ये सब चीज़ें आप नाम सुना सा लग रहा है कि नहीं? एक मिनट देखिए, अब थोड़ा सा मोटी मोटा मैं एक भारत का मानचित्र बना देता हूँ, नक्शा है ना, छोटा सा प्यारा सा। ये देखते हैं बनाने आता है कि नहीं। हाँ भाई, हाँ ठीक है, ओहो चलो भाई ठीक है ठीक है। अब ये तो आपको पता है पाकिस्तान है या अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक शहर पड़ता है गजनवी और एक गौरी, दो जगह। मोहम्मद एक गजनवी था जिसने 16 बार आक्रमण किए भारत पर। उसका मेन मकसद क्या था? भारत से सोने की चिड़िया कही जाती थी ना हमारे देश, तो भारत से बृहद मात्रा में धन संपत्ति को लूटना पाटना। बस ये सुबुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, ये चीज तो अलग बात है। ठीक, मोहम्मद 16वां आक्रमण उसने किया था सोमनाथ टेम्पल पर, तो गुजरात में पड़ता है भाई, भीमदित ने। आगे बढ़ते हैं। देखो जो गौरी था, गौर देश का था, ठीक है, गौर राज का ये मोहम्मद गौरी। यहाँ पर देखिए आपको मिलने में बता दो, राजस्थान की तरफ, ये राजस्थान वाला एरिया है और यहीं पर आपको दिखाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर दो दोस्त हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, भारत का भी साथ में लेकर चलते उसको भी, तो भी आपको समझ में आएगा। रियलाइज आप ना इसको थोड़ा सा बस, ये जैसे कि मूवी देखते हो 2 घंटे का, तो उसमें एक पिक्चर का आधा भाग इधर दिखाता है आधा थोड़ा सा, तो उसको हम दोनों को कंपैक्ट करेंगे। ठीक है ना, आप ध्यान से सुना। यहाँ पर एक दोस्त थे, एक का नाम था भाई जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। हाँ सही समय पकड़े, अरे भाई वाह। उसकी बेटी थी संयुक्ता। ठीक है ना, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, तृतीय कहा जाता था, पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक, चौहान वंश के थे। ठीक है, हाँ अलाउद्दौला को मारने वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया, अरे वाह। तो देखो अभी हम लोग ध्यान देते हैं, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। ठीक है, उन दोनों दोस्त थे, अच्छी खासी चल रही थी खासी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि उस समय राजा महाराजाओं का क्या होता था कि लड़कों यार, इनकी जो बेटी थी जयचंद की, संयुक्ता, इनका प्रेम प्रसंग था पृथ्वीराज चौहान से। मतलब उन्होंने मन में देवता तुल्य अपने प्रति परमेश्वर मान बैठी थी। क्या हुआ था कि स्वयंवर हुआ था उस दिन। क्या हुआ ना, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से घृणा, उनको बुलाया भी नहीं था और द्वार पर उनकी मूर्ति स्थापित कर दी। कहानी आपको सुना रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। आ रहे हैं फ्लैशबैक में आ रहे। कहोगे कि सल्तनत पे एक समझ में कैसे आएगा? देखो ना, तो जयचंद की जो बेटी थी पृथ्वीराज चौहान ने उनको मतलब कि जैसे भी गंधर्व विवाह करके और ले गए वहां से। ठीक है, अब जयचंद उनसे खपाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो, अब कहानी में आ रहे हैं ट्विस्ट। अब ध्यान देना, यहां से ध्यान देना। गौरी ने 11 में भारत पर आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया। ठीक, दूसरी बार जयचंद्र ने गौरी से मिलके और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जयचंद प्लस गौरी मिलके पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। बताओ अपने दामाद को, ये होता है। और यहां से कहानी की शुरुआत होती है कि गौरी जयचंद से भी युद्ध होता है। हाँ, चंदावर का युद्ध। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है ना कि अब यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। इतना देर तक पेशेंस रखा, अब चलिए अब आपका स्टार्ट हो गया है क्लास, है ना। तो धैर्यपूर्वक सुनिए और आनंद लीजिए। क्या है कहानी? सल्तनत पीरियड। तो अब सल्तनत पीरियड में जब बात चलती है तो आपको ध्यान देना होगा कि द सल्तनत वाज दिल्ली बेस्ड, मतलब दिल्ली में था इसका। और मुस्लिम किंगडम, मुस्लिम साम्राज्य था, स्प्रेड ओवर, मतलब फैला हुआ था लार्ज रीजन, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में, भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के। कितने साल? लगभग 320 साल, मतलब 1206 से लेकर 1526 तक।
सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा, तो सल्तनत वाज सब कंट्री रूल्ड बाई 5 डायनेस्टी। इसमें 5 राजवंश की बात आती है। डायनेस्टी में राजवंश, देखिए आप जैसे कहते हैं ना लड़के वंश बढ़ाते हैं ना, तो आपको पता भी होगा भाई। अब हमने एक आपको यह ट्रिक बताया था जब पहले वाला चैप्टर में पढ़ा था, हसीन मसुक शाह है ना, जब हम मगध राजवंश की बात कर रहे थे, तो उसमें भी हसे हर्यक वंश है ना, शिशुनाग, फिर नंद, फिर आपका मौर्य है ना, शिशुंग, फिर सातवाहन आते थे। तो उसी प्रकार वंशावली यार चलता है ना भैया। वंशावली आपको नहीं पता? पता तो होना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए है। देखो कहते हैं लड़का लब वंश बढ़ाता है, तो भैया वंश क्या बढ़ाता है? पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो वंश कैसे बढ़ाओगे? हैं कहा ब्याह होगा तब ना वंश बढ़ाओगे। देखो वंशावली चलता है कैसे, एक ट्रिक देते हैं। देखो सल्तनत पीरियड का, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है। गुलाब, देखो गुलाब खिले तो सांस लो। क्या लो? सांस लो। अच्छा दूसरा कलर ले लें? ठीक करे भैया, लो ये रेड वाला लेते, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, तो गु से गुलाम, ठीक है। खी से बताओ भैया, खिलजी, त से तुगलक, लिखते रहो। हाँ, स से सैयद, सबसे ज्यादा तुगलक ने राज किया है, सैयद। अल्लाह से लोधी, हाँ पढ़ेंगे। सैयद का खरीज खान ने संस्थापक था। गुलाम वंश का भी कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? अभी बताया ना हमने कि मोहम्मद गौरी जब देश को विजिट करके जा रहा था, तो अपने एक गुलाम को उसने, गुलाम क्यों कहा था? अपना उस गुलाम, उसमें गुलामी खरीदा जाता था, ठीक ना। तो उसमें क्या किया ना कि अपना जो गुलाम था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसी को इलवरी वंश भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको मामूलक वंश भी पढ़ना पड़ जाएगा, तो इसी गुलाम वंश का ही नाम है। तो देखिए यहाँ लिखा है मामूलक डायनेस्टी ना, कितना 1206 से लेकर 90 तक काम किया, ठीक ना। उसके बाद खिलजी आएगा, अभी तो हम लोग ट्रिक से समझे ना, फिर तुगलक आएगा, फिर सैयद आएगा, खरीज खान जिसका संस्थापक है, फिर अफगान लोधी आएंगे। तो ध्यान देना, बात आ रहा है। और अफगान के बाद फिर मुगल आ जाएगा। मुगल बहुत चिढ़ते थे अफगानों से। और आपको पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था भैया? बताओ। पानीपत का इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था ना, जिसमें राणा संग्राम और मेदिनी राय भी सहयोग किए थे। और दूसरी बार फिर उन लोगों के साथ में हुआ था, तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में, ठीक है ना। अभी देखो घबरा नहीं, ये फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। अंडर द दिल्ली सल्तनत पर्सियन मतलब फारसी वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल मतलब क्या होता है? राजभाषा। देखो 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। कितने? 3 प्रकार की। एक होता है राज्य भाषा, एक होता है जैसे बिहार में है, बिहार में कौन सी? मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है ना। और एक हो गया दरबारी, जिसे राजभाषा बोलते हैं। ऑफिशियल मतलब कि जो आपका मेन काम होता है, जैसे काम काज जिस भाषा में होता है, जैसे हम लोग के हिंदी में होता है ना लिखा पढ़ी वाली भाषा, तो ये ऑफिशियल हो गया। एक राष्ट्रभाषा होता है जो पूरे देश भर में लोकप्रिय होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया था पहले से, है याद करना। तो वाट एवर इंफॉर्मेशन भी जो भी हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, एक पिक्चर को ध्यान से देख लेना है। बड़ा कर दो, कर देता हूँ। पिक्चर्स के माध्यम से ना अच्छे से समझ में आता है। तो देखते हैं फिर से क्या है। ये देखो हमारा भारत का, आपको थोड़ा मोटी मोटा एक ठीक ठाक है, बन रहा है कि नहीं, इसको कवर करते हैं। ये देखो यहाँ गुजरात दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। और ये जो ब्लैक वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक वाला, एक मिनट इसको हम ब्लैकी से कवर कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ये ब्लैक वाला इस समय का शासनकाल किसका दिखा रहा है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो 12 से लेके 6 से 10 तक है, 4 बजे तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान खेलते समय जो पोलो होता है ना गेम, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक गेना को मारते हैं इधर से उधर घोड़ा पर बैठ के, ठीक है। तो चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका गुलाम बना था इल्तुतमिश। कौन बना था? इल्तुतमिश। तो ध्यान दिया जाए। हाँ, तो चलिए स्टार्ट हो गया है दिल्ली सल्तनत। अब क्या पढ़े थे हम लोग? फिर से वापस आते हैं। अंडर द दिल्ली सल्तनत पर्सियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। पर्सियन मतलब मुख्य भाषा थी, राजभाषा थी। वाट एवर इंफॉर्मेशन, जो भी हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ
गेट इट प्रोवाइड थ्रोट इंक्रिप्शन क्वाइन इन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलता है इसके बारे में, क्योंकि वहाँ के कुछ शिलालेख हैं जो मतलब कि जैसे सिक्के हो गए और वहाँ की जो वास्तुकला हो गया, विच इज़ द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, जो कि मुख्य मतलब अहम पार्ट होते हैं, अहम हिस्सा होते हैं ना। तो तारीख जो सिंगुलर होता है, तवारीख जो लिखते हैं प्लूरल। देखिए तारीख तवारीख कौन होते हैं, इसके बारे में भी समझ लीजिए, तभी तो हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए समझा जाए। हु रोट द तारीख तवारीख, ठीक, कौन थे तारीख तवारीख? यहाँ देखिए, द ऑथर ऑफ तवारीख, जो लेखक होते थे ना तारीख, वेयर लर्नड में, मतलब विद्वान पुरुष होते थे, है ना। सचिव, सेक्रेटरी हो सकते थे, या एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनके प्रशासनिक कवि हो सकते थे, एंड दरबारी हो, जो भी, बोथ रिकाउंटेड इवेंट, जो कि सभी घटनाओं को याद करते थे, एडवाइज रूलर, मतलब कि जो राजा था उसको सलाह भी देते थे, ऑन गवर्नेंस, उनकी जो प्रांत को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, इम्फेसिसिंग मतलब जोर देते थे, द इम्पोर्टेंस ऑफ द जस्ट रूल, मतलब कि न्यायोचित दशा बनाए रखने के लिए उसको क्या करते थे, जोर देते थे। ठीक है, यह है तवारीख। तो यहाँ पर आप ध्यान देना भैया, देखो अभी क्या होता है ना, ये चापलूसियों का दौर चल रहा है इसमें, आप देखना, ध्यान देना, क्योंकि इसमें क्या आता है ना, उनको कुछ लोग पंडित जी लोगों का देखोगे ना, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, है कि नहीं। हलवाइयन का तो और ही बोलने का विचार है कि ताकि उनका सामान बिक जाए, मिठाई है ना उनके, और बहुत ही तो बात ही है कि इन लोगों का मतलब कि अब तुम समझ जाओगे, पढ़ो तो सही। देखो यहाँ देखो, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, मतलब कि ध्यान देना कुछ जो नीचे दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान से अब चलो याद है भाई। ये देखो, द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटी, मतलब कि कहाँ रहते थे, नगरों में, मिली दिल्ली में रहते थे। क्यों दिल्ली में रहते थे? क्योंकि वहीं पर तो राजा रहते थे ना, हार्डली एवर इन द विलेज, बहुत कम ही रहते थे कि जो गांव में रहते होंगे। तो मेन बात यही बात है, जो आज भी देखोगे बहुत पढ़े लिखे ऐसे माना जाता है कि शहरों में रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप, मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ देम, आप लोगों में से बहुत से लोग ग्रामीण फैमिली से बिलोंग करते होंगे, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट मैं भी एक किसान परिवार का ही बेटा हूँ। तो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था ना, एक दिन के लिए आंख अगर बंद कर दिया जाए जवानों का और किसानों का ना, तो देश की अर्थव्यवस्था सारा डगमगा जाएगी। तो इस बात को भी हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान समझते हैं। तो चलो उस पर कभी हम बात करेंगे। दे ऑफ्टन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सल्तन इन होवन रिच रिवार्ड, किस किस के आशा में? यार देखो यार, रिच रिवार्ड। देखो एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, एक बात बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों का कमेंट आता है, सर आप स्कूल क्यों, मतलब कि इसके पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है, अभी फिलहाल कुछ दिनों से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कारण बस लड़के तो बहुत मतलब कि उन लोग भी बहुत से अटेंशन है, कह रहे हैं कि सर आइए आइए। मेरा भी बहुत मन करता है, एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है। देखिए आपके लिए मैं समय निकाल ही लेता हूँ। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है, तो चाहे किसी कैसे भी तरीके से पढ़ लेगा। अब आप बचपन में छोटे बच्चा तो नहीं है, मम्मी पापा आपको हाथ पकड़ा कर स्कूल भेजते थे, ठीक है, लेकिन आप जब बड़े हो गए तो क्या रोज उंगली पकड़ कर स्कूल जाते हो? उनके नहीं ना, तो आपको पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा। अब मुझे पता है कि हिस्ट्री लगता है उबाऊ कब तक, जब आपको डेट, तारीखें, संत वगैरह वगैरह याद करना है, लेकिन ये तो कहानी है ना, तो कहानी के तरीके से अगर समझोगे ना तो पूरा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत है जो, तो उसके लिए आप रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ये रिच रिवार्ड का मतलब क्या था कि बहुत ज़्यादा, मतलब उनको धन संपत्ति के चक्कर में वो क्या लिखते थे, उनकी हिस्ट्री लिखते थे। भाई आप सोचो यार, जिसकी लिखोगे हिस्ट्री तो बढ़िया लिखोगे ना, पैसा कैसे देगा तुमको? अब हमको वहाँ पर देखो, सर जी कहते थे ना, हम मेनली हमको बहुत अपनी तरफ से 100% मैं अफोर्ड करता था कि बच्चों को समझा दूँ। अब ये रटाने वाली प्रवृत्ति से मैं दूर रहा हूँ। मैं खुद भी, मतलब मैं क्लास 10th में गया था, तब मुझे मतलब पढ़ाई आज तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। देखो 9th 10th में जाने के बाद बोर्ड की एग्जाम पढ़ा, तो थोड़ा सा सिंसियरली बैठना स्टार्टिंग किया मैं वहाँ से, और 12th में एग्जाम दिया जैसे तैसे। लेकिन अब जो काम समय पर होता है ना, अगर आप इसी चीज़ को, अगर मैं बार कहता हूँ कि लोहा गर्म में पीट दो, आपका समय है ये स्वर्णिम है। तो बहुत से लोग होंगे बात बतियाने वाला, मैं बातें कम, काम ज़्यादा करता हूँ। तो स्कूल में जो कंडीशन मिलना चाहिए था, मैं उस तरीके से मुझे नहीं मिल पा रहा था। बात एक्चुअली ये है, क्योंकि ये रटाने वाला प्रवृत्ति मेरे में अंदर नहीं है।
ठीक है, आगे देखा जाए। हाँ हाँ, अब बच्चों के पास टाइम कहाँ है भैया, अब बताओ तुम्हारे पास इतना टाइम है। हम लोगों की जो एजुकेशन पीरियड था, आज के जो एजुकेशन का दौर है, उसमें बहुत सी डिफ्रेंसिएशन आ गया भैया। आप देखोगे तो क्या करोगे, जो हम लोग की तरफ नोट्स बनाया जाता था, अब गुरु जी नोट्स लिखवा देते थे, नोट्स लिखवा के चले गए, जाओ समझ में आया नहीं आया लिखो पढ़ो जाओ जाओ खत्म। अब ये आज के दौर है कि लड़कों के पास इतना समय नहीं है, वो सब अब सब देखो जनरेशन 5G आ गया, 5G आ गया है ना, कुछ दिन में 6G आएगा। इतना तेज एडवांटेज हो रहा है, इतना तेज विकास हो रहा है कि बच्चों के पास ना मौका आएगा बकतूनी और बात सुनेगा, तुम्हारा इसे याद करेगा, नोट्स बनाएगा, कॉपी बनाएगा, कॉपी कहाँ से, लोहा से, टीना से, प्लास्टिक से है, बेट काट के संपबड़ी खा जाएगा है। तो ये सब नोट्स वोट्स लगाना नहीं, अब एक बार में मेमोराइज करिए, एक बार में ही आपको रिविजन करना है, और कर ठीक है ना, आपको मौका मिले तो इसको आप तुरंत दिमाग में डाउनलोडिंग मारो, ठीक है ना। लिखने उखने वाला काम व्यवस्था कम खत्म करो। हाँ, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको लिख लो, ठीक है। तो ये जो ऑथर होते थे ना, एडवाइस रूलर क्या देते थे, नीड टू प्रिवेंट इन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड, है ना, जैसे उनकी जो बर्थ राइट होते, जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बताते थे, राजा के बेटा ही राजा बना था, ये सब चीजें बताते थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, देयर आइडियाज वे नॉट शेयर्ड बाई एवरीबॉडी, और इनके जो विचार थे वो सबसे शेयर नहीं किए जाते थे, ठीक है। राजा का बेटा राजा बनेगा, यार ये ठीक है, ये सब चीजें पहले हुआ करती थी, ये बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन आज के दौर में मैं ये मान कर चलता हूं कि जिसके पास है दम वही है बाजीराव। आगे बताना भाई, पता नहीं कितना हद तक सही है, मुझे तो ये लगता है कभी कभी। देखो मामूलक डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, नहीं थोड़ा सा है, ये मंत्रियों जो बैठ कर रहा है, आज भी देखेगा कि सब परिवारवाद बहुत ज़्यादा है। देखो सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार के बहुत बढ़िया अभिनेता था, ठीक है ना। कुछ हद तक मैं भी सोच नहीं पाता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरा मैं कभी आप लोगों को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, मैंने इस बात को मैं बार बार कभी भी मैं थंबनेल नहीं लगाऊंगा, देख लेना, इस वीडियो में भी नहीं लगाने वाला। बात ये मेरी जहाँ तक ये है कि कहते हैं ना कि ये क्या है कि रहमान कैसे तो है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा न बोले बोल, रहमान हीरा कब कहे लाख टका में मोल, मतलब हीरा नहीं कहता कि मुझे इतना ही कीमत में आप तौलिए, ठीक है ना। लेकिन आज के दौर में ना हीरा को भी कहना पड़ता है, थोड़ा सा जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं अब देखो यार बातें बहुत सी हो जा रही हैं, कहने का मतलब ये सेंस पकड़िए आप, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा तो आज के दौर जो दिखावटीपन में है ना, हाँ जहाँ तड़क भड़क वहीं पर पहुँच जाता है। सुशांत सिंह राजपूत जैसा बेस्ट कलाकार मुझे नहीं लगता है और भी, लेकिन उसके साथ नेपोटिज्म हो गया तो भाई भतीजावाद चलती आ रही है। अब जो बच्चे हैं मेरे सब्सक्राइबर कम है मुझे पता है, लेकिन कहते हैं ना कि यार महाराणा प्रताप के जो 10,000 के सैनिक से लेकर टुकड़ी लेकर ये 1 लाख मुगलिया सेना को टक्कर दे दिए, तो मेरे लिए आप धुरंधर से तन कम भी नहीं हो, ठीक है ना। और चलो आगे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। नहीं आप मेरे वीर महान योद्धा, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोगों को मेरी एक बात आप देखना, गौर करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा विद्वान है, ठीक है ना। आगे काम करते हैं। तो द मामूलक डायनेस्टी, ठीक है, गुलाम वंश इसी को कहते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी, लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक ना, अरे सॉरी पाकिस्तान में। तो लग दी लाहौर दिया है ना। तो बेटर नोन एज ए स्लेव डायनेस्टी, इसको क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। गुलाम डायनेस्टी वाज डिवाइड इनटू नॉर्दर्न इंडिया बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ना मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ए तुर्की, क्या थे, तुर्की। और कुछ मैंने नाम भी लिख दिया है, ठीक है, तो याद करना भैया। हाँ, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। तो और उसके बाद किसने किया, गजनवी आया, तुर्क था, गौरी आया, अफगान के थे सब, है ना, गजनवी गौरी। फिर उसके बाद ये आपका उनका गुलाम आया, तो फिर बाबर आएगा। तो ऐसे चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अब हम लोग पढ़ते हैं। तो जनरल व सेंट्रल एशिया, अब ये मध्य एशिया तक ही था, अब एशिया का मानचित्र आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। अच्छा दिखाते हैं, लेकिन एक बात गौर करना, ये देखो, सेंट्रल एशिया द स्लेव डायनेस्टी टू रूलर इंडियाज दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 से लेके 1219 तक।
90 तक। तो इसमें देखिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया था। पहली बात तो उसको कुतुब मीनार उसने बनाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का पहला ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है जो हॉस्टल की सुविधा थी। उसका एक सेनापति था, नाम था बख्तियार खिलजिया। बख्तियार खिलजिया आकर ना देखो नेतवा जानते हो, जब भी आएगा ना तो शिक्षा को व्यवस्था के ये सब चौपट करके रखा है। बिहार आज से सोचो, पहला एक यूनिवर्सिटी था तक्षशिला, जो पाकिस्तान के मतलब यह पाकिस्तान है ना अपना, देखो दिखा देते भैया, ये पाकिस्तानी यहाँ तक्षशिला था। और बिहार में ये अपना बिहार, ठीक, तो बिहार में प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने हॉस्टल की सुविधा दी थी, नालंदा विश्वविद्यालय। और इसको तोड़वा दिया ही बख्तियार खिलजिया, नालंदा विश्वविद्यालय को। सोचो अब इन नेता सोचता है ना कि कोई आए तो प्रणाम करे। एक्चुअली यही दिक्कत था हमारे स्कूल में भी, हम सब बता रहे हैं। जिस समय मैं पढ़ा रहा था, तो मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तभी एक लोग आए मास्टर थे, वो सरकारी थे, ठीक है। तो वो आकर हमसे कह रहे हैं कि सुनिए ना इधर। तब कहे कि अरे सर पढ़ा रहे हैं, आते हैं, ठीक है 5 मिनट बस वेट करिए, आते हैं। कह रहे नहीं सुनिए ना इधर। हम चले गए, भाई कुछ काम होगा, इंपॉर्टेंट काम होगा। अब वो आज दिखा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बाल पुतरा लिए थे, कह रहे हैं देखिए इसको पहचान जाइए। हम कहे कौन है ये? पहचान जाइए। तो कह रहे हैं कि देखिए ये मेरा लड़का है, लड़की है, और इसको ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यार सामान थोड़ी बेच रहे हैं कि कौन, मतलब मनी में हम इतना ज़्यादा, मतलब क्या किया जाए इनको। मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल थे, इन लोग को ना एक्चुअली क्या है ना कि चापलूसी या दुनिया चल रही है ना, क्या बोला जाए। अब इन लोग को भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ क्या है ना कि इन लोग को दिखता ही नहीं। अब प्रणाम जो कर दिया ठीक है, रोज मीटिंग करते थे, फलान मीटिंग चलान मीटिंग, कोनो से मतलब नहीं करता। मीटिंग यार कुछ क्या करते थे, वही जैसे कि अब मन से पढ़ाना है बच्चों को, ये करना है, देखिए बात नहीं करना चाहिए स्कूल में। अरे बच्चे बात कैसे करेंगे जब उनको समझ में आ रहा होगा ना क्लास में, तो कभी बात कर ही नहीं सकते, वो कभी बोरियस हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कहीं मैं तो बोर नहीं कर रहा ना। हाँ तो वही बात है। अब नेता चाहता है ना हमको प्रणाम करे। अब यार विश्वविद्यालय है, मान लो कि उतना बड़ा प्रोफेसर हो गया, गए होंगे बख्तियार गया होगा घूमने के लिए, वो सोचा कि प्रणाम उड़ाम करेंगे, मास्टर साहब पढ़ाने में बिजी होंगे, वो सोचा कि हमारा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कोनो धक्का पूरा जला वाला दिया, तोड़ फोड़ देर मचा दिया, सब यही सब करता था। देखोगे शशांक ने मोदी ब्रिज को कटवा दिया। तो ऐसे भी इतिहास में बहुत चीज़ें पढ़ोगे। अब इन सब स्कूलिया से कौन मतलब दुश्मनी था, तो क्या पढ़ाए, अनपढ़ आदमी देखो ना दुनिया में यही होता है। देखो हम बता रहे थे आपको, एक बार बता रहे थे तो बच्चे कह रहे हैं कि सर जी क्या बता रहे हैं। देखिए जो साइंस लेता है भैया, जो बहुत नंबर जिसका 90% होता है ना, तो अधिकतर बच्चे साइंस में जाते ही हैं, है ना। तो साइंस या तो आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, यही ना, इंजीनियर या डॉक्टर। फिर आपका 80% 70 से 80% रहेगा तो आप क्या लेते हो, कॉमर्स लेते हो। फिर आपका 30 से अबव रहेगा, मतलब 40-50 रहता है तो क्या लेते हो, आर्ट लेते हो। एक बात बता रहे हैं, तो जैसे साइंस वाले बच्चे होते हैं, मान लो कि जो डॉक्टर बन गया तो 70-80 हज़ार मंथली कमा लेगा, है ना। कॉमर्स में अगर बैंकिंग क्षेत्र में चला गया तो भैया 17-80 हज़ार तो जो कमाएगा ऊपरी अंदर नहीं, लोन वोन पास करने में तो उसको और ही पैसा मिल जाएगा। आर्ट में अगर तैयारी किया, जम कर दिया, IAS PCS निकाल लिया, है कि नहीं, तो मान लो कि बढ़िया बड़ कार्यकारी पद पर जाएगा, सचिव बन जाएगा। लेकिन बनेगा तो किसका, जो 30% गदावा जो फेल हुआ था, नेतवा नहीं कहना, अंगूठा छाप यही ना, अंगूठा छाप सबका बाप, मतलब ई सबसे ऊपर हो गया, देख रहे हो ना। तो यही हाल है आज हमारे देश की, चौपट करके व्यवस्था रखे ही सब नेतवा। और व्यवस्था नहीं रखेगा सूरत, इन लोगों का बैनर पोस्टर धोने वाला कौन मिलेगा, है 5 रुपये खिला जाएगा, लंगोलता खिला जाएगा, ढोगे तुम भी, पढ़ो मन से, है। देखो आफ्टर द डेट ऑफ मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये सब बात हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर, तो ये प्रथम स्वतंत्र शासक था, ठीक है। लेकिन यहाँ बात चलती है, उसके बाद चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इल्तुतमिश सक्सीड मतलब उत्तराधिकारी को बनता है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वास्तविक इसको कहा जाता है, वास्तविक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित किया, ठीक है। इसने अपने राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया, दिल्ली में। और उसी के शासनकाल में जियाउद्दीन मंगबरनी, उस समय आपको पता होना चाहिए कि उस समय मंगोल का आक्रमण बहुत भयंकर हो रहा था। मंगोल किधर पड़ता है, चाइना के ऊपर। आप थोड़ा मोड़ा नक्शा की जानकारी होना चाहिए। देखो ये जो क्षेत्र देख रहे हो ना आप, ये दिल्ली है, और ये सब ऊपर चाइना वाला, ये सब रीजन क्या है, चाइना है। और चाइना के ऊपर पड़ता है
मंगोल, ये मंगोल। अब मंगोल में आपको पता होगा कुबलई खान और उसका जो एक उसके बाद चंगेज खान, अरे भयंकर भयंकर कहते हैं ना कि कई सौ किलोमीटर दूर मतलब उनकी दुर्गंध आ जाती थी बैठे, मतलब इतनी खराब बदबू देते थे, मतलब कि यार उनकी कहा जाता है कि उनके जो भाला होते थे, ये जो उनके सैनिक के भाला में ना जितनी ज़्यादा मूड़ी रहता था उसको उतने ज़्यादा पुरस्कार मिलता था, और जिसके भाला में कम मूड़ी रहेगा, है ना, भाला नहीं देखो यार, अरे जो नीरज चोपड़ा बेचते भाला में जिसका कम मूड़ी रहेगा उसका मूड़िया काट कर उसमें डाल देता था। ऐसा बड़ा भयंकर था, कहता है गर्भवती महिला के पेट से बच्चा को निकाल कर मार देता था, नवजात शिशु को तो छोड़ता ही नहीं था। ये सब बहुत से मतलब कि बहुत खराब थे। अरे क्या बोला जाए, ये सब मंगोलिया थे ना। तो उस समय इल्तुतमिश के दरबार में कौन आया था? जियाउद्दीन मंगबरनी। उसको बैठाया, खिलाया पिलाया, कहा और भाई सब ठीक है, हाँ बताओ यार कहाँ से आए हो? तो कहा कि संभाकर महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, और ये जो है ना चंगेज खां मंगोल का उतना पर सुनते इल्तुतमिश का हक्का पक्का घूम, सिट्टी पिट्टी घूम, अरे बाप रे बाप, करट मुंह में खा रहा था, अभी मटन लगाए था मुंह में, जबड़ा से छीन के बट तोरा चक्कर में हम पिटाएंगे बबुआ, तो भगा दिया वहाँ से। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना था। ही हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज रीजन। उसके शासनकाल में ना बहुत से मतलब कि बहुत सी कठिनाइयाँ आई। हैड टू कंटेंट टू तुर्की नोबल, मतलब तुर्की आक्रमणों को भी रोकना था। एंड आल्सो द लोकल रूलर, और उसके अभी बेचारा नया नया गुलाम वंश का संस्थापक बना था, तो यहाँ के जो भारत के जो शासक थे उससे भी उनको लोचना था। तो बहुत उसके टर्किश नोबल वेयर ओन ओवर द गरेंट्स ऑफ लैंड, मतलब कि उनको उनका विश्वास भी उसको जीतना था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें उस करने में देखते हैं कामयाब तो हो ही जाता है। ही वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ मेनी राजपूत रूलर, मतलब कि देखिए तो बहुत से राजपूतों का जो विश्वास उसने जीत भी लिया था। सम ऑफ देम डिफीटेड बाय वहाँ, और कुछ को वह उसने हरा भी दिया था, ठीक है। तो किसी तरह करके अपना शासन व्यवस्था तो चला ही रहा था। तो इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट टर्की रूलर हु इंट्रोड्यूस्ड कॉइन, और उसने सिक्का भी चला था, सांकेतिक मुद्रा, अरबी इंक्रिप्शन, जिस पर अरबी भाषा में लिखा था। ये कंप्लीटेड द फेमस कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार को पूरा करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद उसकी पुत्री बनती है, नाम था रजिया सुल्तान। कौन था? रजिया सुल्तान। 1236 प्रथम मुस्लिम शासिका किसे बोलते हैं? रजिया सुल्तान। तो हाँ, तो इल्तुतमिश की बेटी का देखो, आप देखोगे इसका जो अल्तुनिया था, इससे उसका मलिक अल्तुनिया से और रजिया सुल्तान, ठीक है। और ये आपका भारत है ना, तो आपको ध्यान देना होगा कि रजिया सुल्तान दिल्ली की तो शासिका थी ही, लेकिन याकूत से उसके प्रेम प्रसंग था। और मलिक अल्तुनिया जो था वो मतलब कि चालीसा दल उसको पसंद नहीं करते थे। क्यों? कि इल्तुतमिश ने चालीसा दल का निर्माण तो कर ही दिया था। चालीसा दल में मतलब 40 मंत्री थे उसके, ठीक है। और महिला थी, महिला होने के बाद प्रथम महिला थी, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ साथ मतलब कि अब क्या किया जाए, मतलब पहली बार बनी थी तो किसी बात को इतना ज़्यादा ध्यान से मतलब सुन नहीं पाती थी, या फिर नेग्लेक्ट कर देती थी। ये चालीसा मंत्री को भी पसंद नहीं थे इसको, तो उसी समय अल्तुनिया ने विवाद कर दिया, वहाँ पर उसको चैलेंज कर दिया। अब अल्तुनिया से लड़ने के लिए अकेले चले गई, और चालीसा दल बोल रहा था, उसकी बात भी नहीं सुनी। अब चली गई तो वहाँ पर हार गई, और जब हार गई तो उसने विवाद का प्रस्ताव रखा, और जब विवाद का प्रस्ताव रखा तो अल्तुनिया से विवाह हो गया। लेकिन विवाह होने के बाद भी बेचारा वो आ रही थी, कही कि इधर चालीसा दल दूसरा मंत्री बैठाने के चक्कर में थे, है ना। हाँ, इल्तुतमिश के बेटे का इल्तुतमिश की जो माँ शाह तुकाराम थी ना, उनकी उसके बाद उसके बेटा को बैठाने के चक्कर में थे, रुकनुद्दीन का फिरोज को। लेकिन इस चक्कर में ये था कि इधर महारानी आ रही हैं कैथल में, इक्का डाकू जा रहा है सब, के जा रहा है बग्घी में, है ना, डोली वोली में कार लेके जा रहा है, तू जाना कि कौन कौन होगा, और लूटने पटने के चक्कर में इनको भी मार दिया। तो ये रजिया सुल्तान की कहानी है 1236 लेके 1240 तक। तो रजिया सुल्तान वाज द मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर, मतलब सभी भाइयों में निपुण थी, इसीलिए उसको मतलब शासिका बनने के लायक थी वो। लेकिन क्या किया जाए, नो एबल वाज हैप्पी, कोई भी आदर्श व्यक्ति उससे खुश नहीं था। अटेम्प्ट रूलर इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अपने शासन तरीका अपने तरीका से चलाना चाह रही थी। अभी दिक्कत होता है ना कभी कभी, आप समझते ही होंगे। एक लड़का को पढ़ने के लिए ना केवल उसको अपने विषय से लड़ना होता है, लेकिन एक कहा जाता है कि महिला को पढ़ने के लिए उसके परिवार उसके अपने विषय तो है ही साथ साथ,
दोनों से लड़ना पड़ता है। उसके बाद कौन बनता है? नसरुद्दीन महमूद। देखिए उसके बीच में बहुत से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मेन टॉपिक ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। नसरुद्दीन फिरोज शाह उसका नाम, 1246 से 1266 तक, 8वां सुल्तान। देखिए 8वां सुल्तान, तो बाकी सुल्तान कहाँ गए? हमने तो इन्हीं पढ़ा था, तो बीच में पढ़ेंगे। ही वाज द सन ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद। देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद जो उसकी मृत्यु हो गई थी 1229 में, उसी का बच्चा बना था कौन? नसरुद्दीन महमूद। ही वाज द यंगेस्ट सन ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सबसे छोटा लड़का का पुत्र था। ही सक्सीड द अलाउद्दीन मसूद आफ्टर द चीफ रिप्लेस्ड मसूद व्हेन, ठीक है, दे फेल्ट ही हैड बिगन टू बिहेव अ ट्रैम्पेट। ठीक, नहीं समझ में आया? देखिए समझाते हैं। सबसे कहा जाता है टोपी सीकर जीवन व्यतीत करने वाला ऐसा प्रथम शासक था, है ना। और इसका जो ससुर था बलबन की बेटी से इसका बहुत ही कम खर्चीला था, टोपी सीकर जीवन निर्वाह किया था। तो इसका जो ससुर था बलबन, इसी ने इसको बैठाया था गद्दी पे। और उस समय 40 दल एक तरफ, बलबन एक तरफ था, मतलब दोनों समकक्ष थे। ध्यान देना। अब इसको भी हरा कर कौन जैसे भी पता नहीं मार दिया कि क्या हुआ, गयासुद्दीन बलबन अब खुद बैठता है। वॉज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। मतलब कहा जाता है कि यह एक गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली अंतिम राजा बना था। तो ध्यान देना, अभी यहाँ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ही रिकॉग्नाइज्ड एंड द स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जो मजबूत पकड़ थी, उसकी जो फिर से उसको सुसंगठित किया अपनी आर्मी को। ही फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर, और जो स्थानीय राजा थे उससे भी लड़ा। डिफीटेड मेनी ऑफ देम, जिस बहुत से हराया भी उन लोगों से। ही आल्सो द फोर्टिफाइड, उसने किलाबंदी भी, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट जो बॉर्डर था उसको भी किलाबंद किया। अगेंस्ट मंगोल से जो मतलब बचाव के लिए उसने क्या किया? फोर्टिफिकेशन भी किया था। अब ये देखिए बलबन का चित्र है। ये तो होता है ना प्राइवेट स्कूलों के बुकों में चित्र भी साथ ही मिल जाता है कि नहीं, मजा आता है। तो बलबन के बारे में आपको पता होगा कि इसने ही सिजदा और पैबोस, देखिए सिजदा और फर्स्ट प्रेजेंट, मतलब कि पैबोस की बिफोर द सुल्तान, मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का। तो ये देखो बलबन जब बना ना, तो उसी के समकक्ष थे 40 दल वाला। 40 दल वाले को सौरन से ही इल्तुतमिश के खिलाफ भड़काता था। 40 दल जो थे, 40 मंत्रियों का दल, 40 मंत्रियों का दल था 40, और इधर बलबन अकेले। बलबन को इल्तुतमिश के शासनकाल में लाया गया था। अब बलबन बहुत ही मतलब 40 दल को एक तरफ से भड़काता है, देखो ऐसे करो वैसे करो, इधर इसको बनाता था, अगर जाकर राजा से कर देता, देखिए ना हम कह रहे हैं ना ऐसा ही करेगा। मतलब राजा के नज़र में ना एकदम प्रिय हो गया था। अब बलबनवा अकेले होता, बलबनवा से 40 दल मतलब कि खफा थे। लेकिन जब ये राजा बना ना, तब मान लो तुम्हारा कोई बैचमेट है, अब मैडम उस दिन है नहीं पढ़ाने के लिए, मॉनिटर को, जो तुम्हारा मॉनिटर है बैचमेट, उस दिन मिल गया क्लास को संभालने का, तो क्या करेगा? पहले इतना मतलब भौकाल टाइट कर देगा ना कि सबकी इट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। उसी काम करता है बलबन। पहले ही कह दिया ना कि हंसने पर मूड़ी काट देता था। रक्त और लौह की नीति कहता था ना, जब तक तलवार में धार नहीं मिलेगा ना ये खून का, तब तक नहीं। तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया कौन? बलबन। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया अपने शासन प्रणाली को कि सब लोग मतलब कि खपा होने वाले खपा हो गए, लेकिन एकदम सिटी पिटी गुम हो गए। तो ये सजदा और पर्सियन कस्टम भी अपनाया। और बिफोर द सुल्तान, मतलब सुल्तान से पहले, द ऑथोरिटिक्स, मतलब वो रूढ़िवादी मुस्लिम अपोजिटीज इसके खिलाफ थे। खिलाफ रख के क्या करोगे? देखिए ना, नेरोज एक मुस्लिमों का त्यौहार है, ठीक है, तो यही है। और हाँ, रक्त और लौह की नीति। तो बलबन वाज द सक्सीड बाय वेरी वीक किंग इन 920। फिर क्यूमर्स आया, है ना, कैखुस राय, फिर क्यूमर्स आया। तो फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा खास उसके बच्चे नहीं हुए, उसको मारकर सैयद डायनेस्टी अपना राज करता है खिज खान, जिसका नाम रहता है खिज खान, ठीक ना, हैंड द खिलजी, ठीक, खिलजी मार देता। हाँ, तो यहाँ खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत होता है, सैयद नहीं, सॉरी, खिलजी। तो यह देखिए, हाँ खिलजी है। तो अब हम लोग पढ़ा जाएगा किसको? खिलजी को। खिलजी डायनेस्टी कब तक है? 1290 से लेकर 1320, है ना, एनोडोगनी।
तो यह देखो, द खिलजी डायनेस्टी और सिंपली खिलजी वाज सेकेंड डायनेस्टी ऑफ द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। द डायनेस्टी रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ द साउथ एशिया बिटवीन 1219 1320। उस समय खिलजी ना, जिस समय सुल्तान पीरियड चल रहा था, गुलाम वंश, तो उस समय खिलजी छोटे छोटे हिस्से में थे। उस समय का जो जलालुद्दीन था, है ना, खासतौर के इलाहाबाद के क्षेत्र की तरफ, तो जलालुद्दीन खिलजी वहाँ का सरदार था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसने मार दिया, ट्यूमर्स का हत्या किया, मतलब बलबन का बच्चे का। और फिर उसमें आस्था इंसाफ था, ठीक है, और उसमें जो उग्रता था, एज वेल एज देयर रेड्स इन द हिंदू साउथ इन डिफेंडिंग द सल्तनत अगेंस्ट द रिपीटेड मंगोल इन्वेंशन ऑफ इंडिया। इसी के कारण फिर से क्या हुआ ना, उसके समय में मंगोल का आक्रमण होने लगा। कहा जाता है कि बहुत ही आस्थाहीनता तो था ही, लेकिन बहुत ही क्या था ना, विश्वास, मतलब कि कहा जाता है कि किसी चोर डकैत अगर पकड़ा के उसके शासनकाल में आ जाता तो उसको सजा देने के बजाय वो रोने लगता था, कहता था यार ऐसा नहीं किया करो। 70 वर्ष के शासनकाल में, 70 वर्ष की आयु में वो गद्दी संभाला था। तो ये 1290 से 1296 की बात है, जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी वाज द 17-year-old व्हेन ही बिकम अ रूलर। ही वाज नॉट अ स्ट्रॉन्गर रूलर, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। वी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग हिज रूल। मतलब देखो, आमतौर पर क्या होता है कि जो नए शासक बनते हैं, तो पुराने जो शासक थे, ठीक ना, उनकी जो कस्टम थे, उनकी जो रीति रिवाज थे, उनके जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, उसको समाप्त कर अपना नया तरीका स्टार्ट करते हैं। नहीं होता कि डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने के लिए, ठीक ना, तो डॉक्टरों का धंधा ऐसे ही नहीं चलता है। वो जो दवाइयाँ लिखा रहेगा ना, दूसरा का डॉक्टरवा वो दवाइया का क्या खिला रहे थे आपका तो लिवर किडनी खराब हो गया होता है कि नहीं, इसे बोलता है, इतना डरवा देगा कि आप भाग जाएंगे। अब फिर वही दवाइया का मतलब कि कंपोजिशन वही रहेगा और दूसरा ब्रांड का आपको दे देगा, ठीक ना। टीचर भी यही करता है, हम देखे यार क्या किया जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जिससे भी जैसे भी समझ में आए ना, आप उससे पढ़ा करो। ये जरूरी नहीं कि आप मुझसे पढ़ो, लेकिन हाँ एक बार मैं बता दूं, जो ज़्यादा समझाने का, जो आपको जिसमें ज़्यादा ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो ज़्यादा बातें करता है ना, कसम से बताता हूँ, उसमें तुम्हारे नुकसान ही हो जाएगा। क्योंकि हाँ, ज़्यादा बात बतूनी करने वाले लोगों से थोड़ा बच के रहिए, हाँ ना बाबा। देखो आज का जो युग है ना, एक एक समय, एक एक पल आपके लिए बहुत ही कीमती है, तो ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत से विद्वान लोग मिल जाएंगे, कहेंगे ऐसे नहीं, बस एक किताब आपको सब याद कराएगा, अरे बाबा जी का जन्म घुट्टी पिला देंगे। अरे बाबा, ऐसा कोनो चीज़ें नहीं आज तक बना। घोड़ा के नाल का अंगूठी पहना के 10 रुपये में बेचता है, समझते हो कहाँ है। टेक्निक सुनो उन लोग का, देखो कि घोड़ा के नाल का अंगूठी नहीं पहना हो बजरिया में बेचता है। परीक्षा के दिन आएगा ना, तो तोरे कहे वहाँ पहुँचेगा, कबो को देखो परीक्षा के दिनों में लड़कियाँ हाँ, ये सब बड़ा पूजा करती हैं सब। अरे भगवती में आपके पास करा दो तो के लड्डू चढ़ाए। अरे बउआ, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो खोनो कोई करने वाला नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दो भगवान को लालच देता है। ये सब चीज़ें मुझसे दूर, मैं इन सबों से बहुत मतलब कि समझ जाओगे आप, बताना क्या है। ही फेल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग हिज रूल, ड्यूरिंग हिज रीजन द मंगोल्स अटैक द किंगडम। ये तो हो गया, तो हार गया था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। उसके बाद उसका भतीजा और उसी का दामाद, क्या नाम आता है, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी वाज द इनफिशिएंट मिलिट्री कमांडर। हाँ, उसका नाम था अली गुरसाब, बचपन का नाम। देखो हम बता रहे हैं, कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, वही का नकल किया कौन, अलाही मीनार बना के करा हम बनाए मीनार बनाएंगे। सिकंदर सानी का उपाधि कहता था हम जो जीत, अरे वो जो सिकंदर थे ना हमारे, अलेक्जेंडर, हमारे क्या मतलब मैसेडोनिया का शासक था जब पूरा युद्ध हुआ था विस्तास्ता के किनारे, है ना। हाँ, तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, सॉरी, तो झेलम नदी के किनारे। तो वो सिकंदर नहीं था जो पूरा विश्व भी जीता था, तो यो अपने आप को सिकंदर था। एक्चुअली यो बहुत भयंकर था, लेकिन क्या किया जाए, इसका जो इतिहास पढ़ोगे ना यार, तुम्हारा माथा वो हो जाएगा। हम जाने बेटा, तुम थोड़ा सा सब्र रखो, देखो समझ में आएगा सब। ध्यान से एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। और दूसरी बात क्या करें ना कि थोड़ा सा समझो, अभी से समझो। जो खिलजिया था उसको मैं पिक्चर दिखाता हूँ पहले बार, तब समझ में आएगा। कुछ चीज़ें पिक्चर से ही समझ में आती है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना जो सीन, ये पद्मावत मूवी का सीन है। हाँ, मैंने किसी तरह इसको किया था, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बैठा है जो ना, ये एक मिनट, यही है अलाउद्दीन खिलजी, रोल किया था रणवीर सिंह। ये मतलब बड़ा भयंकर है। ये जो देख रहे हैं आप,
ये उसका जो बहुत ही मतलब कि कहा जाता ना पसंदीदा गुलाम था ये। हाँ, नाम बता सकते हो क्या? हाँ, ट्रांसजेंडर था। कौन था ये बताओ? ये क्या कर रहा है इसको आकर पता है? ये अपने देखो मुर्गा चबा रहा है, देख रहे हो, बोटी घिंच रहा है एकदम फर्स्ट क्लास के खा पी के, ये देख रहे हो पूरा एकदम तेज। इसकी जो सेना है कई दिनों से भूखे प्यासे, ठीक है ना, मर रही है। ये देखो वहां पर पहुंचेगा तो कैसे डायलॉग मरेगा, देखना अभी दिखाते हैं। देखो देखो नहीं होता है कि क्या है जिंदगी, ये बाहुबली में बोलता है वाला सीन, आपको पता होगा ना। तो उस समय देखो ये देखो अभी अपना झंडवा गिरा के यही वाला डायलॉग मारेगा। क्या इसी दिन के लिए आप लोग को आप लड़ने के लिए आए थे? क्या आप चाहते हो कि हम मंगोलों के जिससे मंगोल भी थर-थर कांपते हैं, क्या हम इन लोगों के चरणों के नीचे धूल चाटें? क्या ये भारतीय राजाएं हमें हरा देंगे? क इन सबको इतना उत्तेजित करता है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये भूखी प्यासी जनता फिर से लड़ने के लिए लाइट हो जाती है। तो ये सिनेमा आप देखोगे तो बहुत गजब हो जाएगा। हाँ, लेकिन राणा रतन सिंह को ना, जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ की डायनेस्टी पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा ना। राणा रतन सिंह, फिर राणा कुंभा, राणा सांगा, फिर राणा उदय सिंह, फिर उसके बाद महाराणा प्रताप, फिर राणा अमर सिंह। तो आप पढ़ते जाओगे तो समझ में आएगा ना। अब वो अलग की डायनेस्टी है। तो ये जो पद्मावती सिंह का बहुत ज़्यादा मतलब कि पता नहीं क्यों इसका चक्कर, कुल चीज़ कर लिया लेकिन यही गड़बड़ किया था। तो उसने खलीफा से खिल्लत नहीं ली, ठीक है ना। मतलब कहा गया है खिल्लत उलत के नाम, मतलब खलीफा एक पद होता था ना, जिसे मोहम्मद साहब के जब उनके पुत्र हैं अली हसन हुसैन, तो उन्होंने उस समय खलीफा का पद निर्धारित कर दिया कि वो एक वंशानुगत चलने लगा खलीफा वाला भी, वही राजा बनेगा। तो ये कहा कि नहीं ना, राजा बनेंगे हम अपने दम पर, की ये सब खिल्लत मिलत नहीं, हम अपना राजा अपने मन के हैं, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, गुप्तचर बनाया, स्थायी गुप्तचर ने बनाया। फिर इसने जो निजामुद्दीन औलिया था ना, उनको भी खासा भूमि दिया था। तो मद्यपान पर उसने क्या किया, शराबबंदी किया। तो ये सब किया साहब बहुत, मतलब उसका जो अब मिलिट्री थी, कमांडर जो व्यवस्था था, प्रशासनिक जो कार्यकाल था, वांटेड इस्टेब्लिश अ बिग पावरफुल एम्पायर, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। ही इवेंट थॉट कंकरिंग द होल वर्ल्ड, वो भी सोचता था एडॉप्ट वॉरियर्स मुझे फुलफिल ही डिजायर, मतलब जो भी उसकी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए वो हर कुछ करने के लिए तैयार था। देखिए इसके टैक्सेशन के बारे में देखा है, टैक्सेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मार्केट, उसने व्यापार नियंत्रण प्रणाली कैसे स्थापित किया इसके बारे में सुनो। हाँ, अभी तो उसका जो नाम, उसका नाम था मलिक कपूर। 1000 में उसने खरीदा था मलिक कपूर को, और उसने हरम की सुरक्षा के लिए रखा था। महिलाओं के हरम नहीं कहा था, महिलाओं का। लेकिन जब देखा कि उसकी जो कार्य प्रणाली थी बहुत भयंकर था। हाँ, आपको पता होगा यादव वंश जो दक्षिण में था वो हारे नहीं थे, तो बोला था कि मलिक कपूर गया था। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे ना, खिलजी डायनेस्टी आप देख रहे होगे नहीं, ये देखो ये है सब खिलजी डायनेस्टी। क्या है खिलजी? लेकिन इसी के बीच में आपको दिखाई देगा कि उस समय स्थानीय जो शासक भी हुआ करते थे और कभी भी हार नहीं मारे। ये राजपूताना किंगडम है, ये राजपूताना है। तो ये चीज़ें होती है जो आप इतिहास में पढ़ के उठा के देख लेना। कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि हम खून ही अलग होता है राजपूतों का। ये देखो गलत बात बर्दाश्त भी नहीं होता है हमसे, चाहे वो हमारे बाप जी ही क्यों ना हो। हाँ, पिता का यही हुआ स्कूल में हमारे साथ। हमने बोला भी था, सर से पहले ही आग्रह किया था, सर देखिएगा कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाएगी हम लोग के बीच में, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग आपका अंडरस्टैंडिंग से मैच नहीं करता है। आप जो बच्चों को कहते हैं सुबह 3 घंटा पढ़िए, शाम को 3 घंटा पढ़िए, 6 घंटा स्कूल में पढ़ रहा बच्चा, 6-12 घंटा कितना दिन, मतलब 24 घंटा के दिन में 12 घंटा पढ़वे करेगा, मशीन है का? हम ही कहते हैं ना भैया देख तुम पढ़ो, अपने मन से पढ़ो, 5 ही मिनट पढ़ो, लेकिन खुद से ही एक बार सोचो कि किसके लिए कर रहे हो ये सब। तुम्हारे माँ बाप कितना मेहनत करके तुमको इस कैसे कर रहे हैं। चलो आगे हम सब इंस्पायरेशन आपको अपने से लेना चाहिए, अपने माँ बाप से लेना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी रेज द लैंड टैक्स ऑन, है ना, ऑन द रिच पीपल, बड़े लोगों से लेता था। दोआब में टैक्स लेने लगा। दोआब क्या होता है? फर्टाइल एरिया था। जैसे दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है ना, जैसे 2 नदी है, देखो गंगा नदी यहाँ से आती है और यहाँ से यमुना जाती थी, और इस दोनों के बीच में जो आप देखोगे मैदान बहुत ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, खादर बांगर, ठीक है ना।
खदर में यूरिया की मात्रा हो जाती है, बांगर में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्स गंगा और यमुना, तो ही केप्ट स्ट्रिक्ट वाज टू गेट द रॉयल शेयर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द नोबल्स, और जो बड़े बड़े नोबल्स थे, आदर्शवादी लोग थे, बड़े बड़े है ना रईस लोग थे, उनसे भी क्या लेता था, वो पैसे लेता था, रेंट राजस्व लेता था। लैंड बिलोंगिंग टू नोबल हु वाज सस्पेक्टेड टू बी अनलॉयल वेयर कॉन्फिस्केटेड, मतलब कि उनको कहता था कि भैया दे दोगे तो तुम्हारी सुरक्षा है, नहीं दोगे तो भाई तुम असुरक्षित हो, इतना समझ लो। ही फिक्स्ड द प्राइजेस ऑफ द स्टेबल एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ डेली यूजेज, रोजमर्रा की जो जिंदगी सामान्य थी ना, जैसे आज के डेट में कैसे होता है, जीएसटी लागू कर दिए मोदी जी, बता जितना मेकअप सामग्री पर पैसा लगा है ना, आपको टैक्स लगता है, आपको पता है कि नहीं, डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है। अब जैसे आप कोनो भी सामान लेते हो, आप जैसे कलम कापी बुक वगैरह लिए हो ना जो भी, तो उस पर टैक्स लगा है, तुमको क्या पता है। एक 5 रुपये का पॉलोजिया खाते हो तो उसको बनाने का कीमत मान लो 2-3 रुपये आता है, लेकिन उस पर टैक्स जोड़कर आपको 5 रुपये जोड़ देता है, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा ठीक है, मान लो टैक्सेशन ले रहा है सरकार, उसी से तो आपका हॉस्पिटल, सड़क, पुलिया उलिया जो भी जब बनाता है सब आप ही के पैसे से बनाता है, रेलवे जो भी सरकारी कामकाज होते हैं। लेकिन एक बात बताते हैं आपको कि जितना टैक्स एजुकेशन पर लगा है उतना ही टैक्स रंगाई पोताई वाला जो ना, हाँ कबाड़ी को भी फॉर्चूनर बना देता है, मेकअप सामग्री वाला या जो ना क्या होता है ब्यूटी पार्लर वाला, उतना भी कॉस्मेटिक पर भी लगा दिया है। सोचो ऐसा करना चाहिए था यार, आप ही बताना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। अरेंजमेंट वेयर आल्सो मेड अप सप्लाई ऑफ द इसेंशियल कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पेशेंट्स एंड पेशेंट में किसान होता है, बोथ इन कैश इन काइंड, मतलब चाहे वो मुद्रा के रूप में लेता था या फिर वस्तु के रूप में, जैसे भी उसको मिलता था रेवेन्यू राजस्व वो लेता था, ठीक ना। और उसी से अपने सैनिक कार्यकाल को उसने बहुत जबरदस्त विकसित किया था, ठीक ना। तो आगे पढ़ा जाए, देखिए रिफॉर्म इन द आर्मी। अब आर्मी में क्या सुधार किया, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, टुक द मीजर रिकॉग्नाइज हिज आर्मी, अपने आर्मी को बहुत ज़्यादा क्या किया, अच्छे से परखा। ही पेड द डिस्टेंट सैलरी ऑफ द सोल्जर, और अपने जो सैनिक थे उनको भी रोज भत्ता बहुत, मतलब कि जो उसका रोजगार, हाँ अच्छा खासा उसको पैसा सैलरी देता था, आमदनी उसका, मतलब क्या होता है उसको भी ये भत्ता, हाँ रोज भत्ता नहीं समझ आ रहा है, अरे यार जो सैलरी होता है इन आय उनको बहुत मतलब अच्छे खासा पैसा देता था, ठीक है, इतना समझ लो। तो प्रोवाइड देम सुपीरियर, देगा पैसा तब है तो लड़ेगा मन से, और सुपीरियर बढ़िया से उसको हथियार भी दिया, टेक्निकल औजार है ना, नए नए वेपन दिए। डिस्क्रिप्शन रोल ऑफ द एवरी सोल्जर इन इवर द हॉर्सेज, और हुलिया भी लिखा। अब ऐसा नहीं है कि कोनो दूसर गुप्तचर होकर में घुस जाए, ओकर सैनिक वेशभूषा पहन लिया और फिर पहन कर ओकर सैनिक में शामिल होकर वो कहीं फिलहाल युद्ध कर दिया, तो ये सब सतर्क हो गया और कहा कि उनका हुलिया भी लिखवाया कि कैसा है फलाना बाबू, हाँ तो कहिया है, मुँह थुतुर है, जैसा नकवर है, थोड़ा लाल है, नाक चपटी है, सब लिखवाता था हुलिया। तो द तुगलक डायनेस्टी। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद खिलजी के बाद कौन आता है, उसका लड़का हुआ था, हाँ लड़का उतना ज़्यादा मैंने मुबारक शाह खिलजी है, कब कब मतलब उगारी निगारे भी दरबार में चले जाते थे, ठीक है, उसका मतलब लगता है कि बहुत जन धर्म अरे क्या कहते हैं जैन धर्म धारण के होंगे ना, नहीं होता है, राजा का बेटा गजबी होता है। देखो हम लोग भी अब देखे होंगे कभी, एक चीज़ गौर करना, जो ये होता है ना लूट कर नेतवा होता है, नेतवा हो गया चाहे जितना ही मशरूम चचा हुआ, हाईरोडवा पर मांगे लाखों करमत्ता हुआ, अरे कहा है पुलिसिया जितना भी है, देखोगे हवलदार जितना भी पैसा लूट कर बना है ना सब, हाँ वो सब लड़का पक्का है कि जाके खलासी चपरासी है ना, ये सफाई कर्मी, ये कूड़ा कचरा, ये कुल काम करेगा और कुछ से ज़्यादा नहीं कर सकता है। हाँ मंत्री लेके चौपट होगा, चमार होगा, और क्या करेगा, उस कहीं से लुटाई पटाई करेगा, कोनो ठेका उका लेगा, पुल बनाएगा, 2 साल में पुल ढह जाएगा, फिर पकड़ाएगा, जेल में जाएगा, यही सब करता है सब। कभी देखोगे नहीं, कभी हाई लेवल पर पहुंचने वाले ये सब अधिकतर बहुत कम होते हैं। तो इसे मुबारक शाह खिलजी था इसका बेटा अलाउद्दीन खिलजी का, तो ठीक है कोई बात नहीं। आगे हम पढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी। ज़्यादा डीप में बताएंगे ना तो दिमाग अनकंट्रोल हो जाएगा, तो रिफ्रेश मार लो, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी अबाउट द 100 मतलब 100 साल तक चला था। सबसे ज़्यादा कौन चला, तुगलक। और द डायनेस्टी गेव 2 पावरफुल सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। 2 बढ़िया डायनेस्टी दिया। कौन कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक जो था पहला, मतलब कि क्या कहते हैं उसको,
राजवंश का मतलब इस यही पहला मतलब शक्तिशाली डायनेस्टी का था। मिलिट्री कमांडर ही सेपरेट रिविलियंस, जो भी उसके जो आक्रमणकारी थे उसको भी रोका। एंड कंसोलिडेटेड है ना, मजबूत किया द सल्तनत, अपने सल्तनत को मजबूत किया था। ही वाज द सक्सीड द जूना खां, और उसके बाद उसका बच्चा बना, नाम था जूना खां। हु टुक द मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम क्या पड़ गया, मोहम्मद बिन तुगलक। जानते हो निजामुद्दीन औलिया से बड़ा खपा था, और निजामुद्दीन औलिया से भी पैसा लेना चाह रहा था, और उसने उसे पैसा मांगा था, कह रहा था दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, जैसे नहीं है इसमें हम बागेश्वर बाबा तो ठीक है निजामुद्दीन औलिया तो बहुत बढ़िया थे, संत थे, हाँ संत थे, साधु सवाधु नहीं थे। तो उनसे क्या करा था ना कि हमको टैक्स दीजिए, कह अरे बाबू दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, हाँ भाई माइंड है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, किसके बारे में हम पढ़ेंगे अब, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था बहुत ही पावरफुल था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसी के शासनकाल में कौन आया था, इब्न बतूता, और बहुत सी इंफॉर्मेशन उसके यहाँ से उसके क्षेत्र से ले गया था। इब्न बतूता का कहा जाता है कि इसने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कहाँ का, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। हाँ इब्न बतूता को, इब्न बतूता बगल में जूता, बहुत ध्यान देते हो, ठीक है ना। ही टेल अस दैट द किंग वाज अ मैन ऑफ द ग्रेट आइडिया, मतलब उसका विचार बहुत जबरदस्त है, ऐसी बात नहीं है, आप ध्यान से सुनिए ना इसके बारे में। ही थॉट, वो सोचा करता था, और मेनी एम्बिशन, बहुत से अभियान, बहुत सी स्कीम, अब यूनिक मतलब अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किया करता था। अब ध्यान देना क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे उसके। हाउ एवर ही डिड नॉट इम्प्लीमेंट हिज आइडिया, मतलब अलग बात है कि उसके जो विचार थे उसमें उसके प्रॉपरली फिट नहीं बैठ पाते थे, लेकिन अपना दिमाग लगाइए करता था जैसे हम लगा रहे हैं है ना, ठीक है, चलो यार ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। हाँ, तो डेट इज वाई मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट फेल्ड, मतलब बहुत से उसके एक्सपेरिमेंट थे, क्या हो गए थे, फेल्ड हो गए थे। ध्यान दीजिएगा इसका, देखिए इल्तुतमिश का अरे को तो कौन है फिर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं ना ग्रीन वाला जो जितना भी सा है ये सब किसका है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था भाई, जूना खां, क्या नाम था उसका, जूना खां है, याद रखिएगा नाम, हाँ क्या नाम था उसका, जूना खां। और जूना खां के बारे में बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अभी टाइम वॉज बिग मिस्टेक, पीसेंट्स जो उसके किसान थे ना, अबंडेंट देयर लैंड, मतलब कि उसे एकदम दुख, अबंडेंट मतलब कि क्या थे, खपा मैनी ऑफ देम रिवोल्ट, बहुत से विद्रोह भी कर दिए। सुल्तान हैड टू अल्टीमेटली विद्रॉ हिज ऑर्डर, मतलब कि सुल्तान उनसे बहुत से ना उसके जो आज्ञा थे उसका ना हो गया पूरा। देखिए क्या हुआ, इसने एक करेंसी भी चलाया था, क्या नाम था, इंट्रोडक्शन ऑफ टेकन करेंसी इन 1329 मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ टोकन